नमस्कार दोस्तों, बुद्धा कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा आज से प्रारंभ हो गई है। पहले दिन की प्रथम पाली की परीक्षा का जो प्रश्न पत्र रहा, उसको देख करके ऐसा लगा कि बुद्धा कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी निश्चित तौर पर झंडा गाड़ेंगे इस परीक्षा में और हमारे सैकड़ों विद्यार्थी इसमें निश्चित रूप से सफलता लेंगे। जितना पढ़ाया गया था डायरेक्टर सर, एकदम बिल्कुल हूबहू वही सारे प्रश्न आए। सर सिलेक्शन में नहीं है, हमको पूरा विश्वास है टॉप 3 में उत्तर प्रदेश से हमारे विद्यार्थी अवश्य पोजीशन लेंगे। मतलब रिजल्ट आने का इंतजार है और आप पाएंगे कि बुद्धा कोचिंग के टॉप 3 में कौन कौन विद्यार्थी अवश्य है। जितना पढ़ाया गया था, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो हिंदी हो, सारे प्रश्न जो है हूबहू परीक्षा में आए। बिल्कुल, और बिल्कुल औसत दर्जे के क्वेश्चन आए हैं। कोई क्वेश्चन बिल्कुल कठिन नहीं है। हाँ, थोड़ा सा 10% क्वेश्चन थोड़ा सा हट के रहते हैं, वो होने ही चाहिए, जो विद्यार्थियों के परख की जा सके विद्यार्थी कितना योग्य है। तो आइए हम लोग जो है आज आप लोगों के लिए प्रश्न पत्र लाए हैं। जो पहली पाली का प्रश्न पत्र है उसको हम लोग सॉल्व कराने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सर। ठीक सर, जी चलते हैं। तो देखिए मित्रों, ये पहली पाली का प्रश्न पत्र है। FK3 जो है ये इसका नंबर था और इसी क्रम में हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। और पहली बात तो ध्यान रखिएगा, जो लोग कल जिन लोगों की परीक्षा है, देखिए यहां पर लिखा हुआ है निश्चित रूप से कि यहां लिखा हुआ है कि 120 मिनट है परीक्षा की अवधि और ये माइनस मार्किंग का जो प्रश्न दिया गया है कि 0.5 अंक काटा जाएगा, इस पर सब लोग विशेष ध्यान रखिएगा। जो प्रश्न बहुत हट करके हो, जो आपको नहीं आ रहे हैं, उसको अवश्य छोड़ दीजिएगा। क्वांटिफाई करने का मतलब ये होगा, अगर आप 4 प्रश्न गलत करते हैं तो एक सही में से आपको निकाल दिया जाएगा। जी सर, देखिए पहला प्रश्न इतिहास का है और मुझे लगता है कि बुद्धा कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन क्लासेस में ये सारे प्रश्न हूबहू पढ़ाए गए थे। यहां तक कि हमने जो सीटें दी थी उसमें भी ये सारे प्रश्न थे। सर, पहला प्रश्न है कि प्रयाग प्रशस्त की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? ए, हरिसेन। स्पष्ट है, हरिसेन। बिल्कुल। और दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है? तो कौन सी है? चिल्का झील, जो उड़ीसा राज्य में रहती है। अगर जितने विद्यार्थी देख रहे हैं हमारे, 100% आप बताएंगे कि ये सारे प्रश्न हूबहू ऐसे के ऐसे ही आपको पढ़ाए गए थे। तीसरा प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? तो दोस्तों, श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। इस नाते ये तीसरे का जो सी ऑप्शन है ये सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, द ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड एट द कोस्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मैं नक्शा अगर बनाऊं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर, और आप जिन दोस्तों ने यहां पर पढ़ाई की थी सबको यह नक्शा याद होगा, मैंने अपनी क्लासेस में भी और सभी शिक्षकों ने अपनी क्लासेस में इसका उत्तर दिया था आप लोगों को। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर है। 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो स्पष्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आप सभी लोगों को पता है कि 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष आपको चुन लिया गया है। सर, अगला प्रश्न, सोनपुर पल्स मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? जी, जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में लगता है। बिहार में मेला लगता है, या पशु मेला बिहार में लगता है ना? आप लोग कमेंट करके बताइए। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि सोनपुर यह मेला किस नदी के किनारे लगता है। कमेंट के द्वारा आप लोग बताएं
अगला प्रश्न है 6 नंबर 7 नंबर। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? जी, विटीकल्चर। अंगूर की खेती को विटीकल्चर के नाम से जानते हैं। 8वां प्रश्न, वेलाडीला की पहाड़ियां वैल की कुंवर की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ में बेलाडीला की खाने हैं और वो पहाड़ी है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? दोस्तों भारत के नक्शे पर देखें, ये श्रीलंका है तो दोनों के बीच में पाक जलडमरू और मन्नार की खाड़ी। दोस्तों ये नीचे जो खाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी है, जो जलडमरू है उसको पाक जलडमरू। तो 9 का बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है? तो आप लोगों को जब मैंने मालविकाग्निमित्रम के बारे में बताया था उस समय भी बताया गया था, और जब चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पढ़ाए गए थे आप लोगों को तब भी बताया गया था। महाकवि कालिदास जो उनके नवरत्नों में से एक थे, इन्होंने कुमार संभवम की रचना की है। और दोस्तों जिस प्रकार से कुमार संभवम में कुमार कार्तिकेय ने राक्षसों का वध किया, मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो आपके चारों तरफ जो नकारात्मकताएं हैं उनका वध करके और पुलिस की परीक्षा में 100% सफल होंगे। दोस्तों देखते हैं 11वां प्रश्न। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? सर ये तो क्वेश्चन अपनी बुकलेट में दिया हुआ है, जो हम लोग रोज बांटते, आप लोगों से कहते थे कि पढ़ते रहिए, उस बुकलेट में दिया गया है कि 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस। तो 11 का उत्तर क्या होगा? 23 अप्रैल। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई जिसे कुल्ल कहा जाता था? तो दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश की एक सिंचाई की प्रणाली है जो पहाड़ों के ऊपर पतली नालियां बना करके की जाती है। तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? जी जनगणना से सर सवाल आ रहा है। जनगणना ध्यान रखिएगा, पहली जनगणना भारत में 1872 में, पहली जनगणना जो 10 वर्षीय अंतराल की रही, तो सबसे पहले रिपन 1881 में। लेकिन जनगणना का सर्वोच्च पदाधिकारी है महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत सरकार, जो दिल्ली में बैठते हैं। इसी क्रम में 14वां प्रश्न लेते हैं सर। किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जी शहरीकरण, शहरीकरण, अर्बनाइजेशन। ठीक है, आते हैं अगला प्रश्न पर। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी नाल्को का पंजीकृत भारतीय कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? जी बिल्कुल भुवनेश्वर उड़ीसा होगा। और जिस विद्यार्थी ने ये प्रश्न जिसका हम लोगों ने पेपर लिया उसका उत्तर भी बिल्कुल सही उसने किया हुआ है, भुवनेश्वर उड़ीसा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? WHO का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सर ये भी प्रश्न अपनी बुकलेट में ही है। बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 17 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे? देखो भाई जो लोग कल पेपर देने जाएंगे, सोशल मीडिया से सवाल आया है, इंटरनेट से क्वेश्चन आया है, मोबाइल एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया है, इन बातों को जरूर ध्यान रखेंगे कल के परीक्षार्थी। और दोस्तों लिंक्डइन वह प्लेटफॉर्म है जहां लोग सोशल नेटवर्किंग, या एक साइट है जहां नेटवर्किंग के द्वारा पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने का काम करते हैं। 18 नंबर प्रश्न लेते हैं। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? बिल्कुल आप लोगों को पढ़ाया गया था। किस लिए? कालीन के लिए। किसके लिए? कालीन के लिए। ठीक है, कालीन के लिए है ना। 18 नंबर क्वेश्चन कालीन। 19 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? तो स्पष्ट है, अशोक। आप जानते हैं अशोक उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय वृक्ष है। आपको सारे चिन्ह पढ़ाए गए थे। और बरगद किसका है? भारत सरकार का। बट बरगद सुरहा ताल से प्रश्न है दोस्तों। सुरहा ताल प्रसिद्ध अभयारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं
उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित? दोस्तों यूपी स्पेशल जो आपको क्लास में पढ़ाई गई है पूरा पढ़ करके जाइएगा, कम से कम 5, 6, 7 क्वेश्चन मिल रहा है और सारे ताल भी आपको पढ़ाए गए थे। सुरहा ताल क्या उत्तर होगा? बलिया। सुरहा ताल कहां है? बलिया है। तब तक कमेंट में आप लोग बताइए, हमसे उत्तर दीजिए कि पटना झील कहां पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में पंडित जी का सहयोग किसके द्वारा हुआ था? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है श्रीमती एन ए बेसेंट ने किया था, उन्हीं का कॉलेज था वो जो बीएचयू के रूप में तब्दील हुआ। तो 21 नंबर का उत्तर होगा डी। 22 नंबर क्वेश्चन सर, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भाई देखो, राम मंदिर बड़ा महत्वपूर्ण था, लेकिन उससे बड़े मुद्दे भारत में कृष्ण जन्मभूमि भी आ चुकी है। तो परीक्षक ने कृष्ण जन्मभूमि से प्रश्न पूछा, तो हो सकता है कि कल का जो पेपर हो उसमें कहीं राम जन्मभूमि से प्रश्न पूछ दिया जाए, हो सकता है उसमें कहीं जो है ज्ञानवापी से प्रश्न पूछा जाए, हो सकता है संभल से सवाल आ जाए। तो आप लोग उसको जरूर ध्यान के रखिएगा कल की परीक्षा के लिए। और इसका उत्तर होगा भगवान कृष्ण। कौन? भगवान कृष्ण। और पांडवों का लाक्षागृह के बारे में पूछा जा सकता है क्योंकि भी ज्वलंत मुद्दा था। जी, अकबर का मकबरा दोस्तों पढ़ाए थे आप लोगों को, याद है? हमने बताया था राजा राम सिंह ने अकबर के मकबरों को लूट लिया था। तो कहां पर है? आगरा में स्थित एक जगह है सिकंदरा। तो 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 23 का ए ऑप्शन सही होगा। आगरा से कुछ ही दूरी पर है। जी सर। 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के दौरान किया जाता है? दोस्तों ये बड़ा ही शानदार सवाल था। देखिए यहां पर हालांकि इस विद्यार्थी ने कजरी दिया हुआ, ये गलत है। कजरी तो एक गायन है, वो नृत्य तो है ही नहीं, है ना। और चरकुला और रसिया ये दोनों क्या है? ये दोनों ब्रज क्षेत्र के नृत्य हैं। और ये हुरका जो बॉल है यही इसका उत्तर सही होगा। जो उत्तराखंड का, उत्तर प्रदेश का सटा हुआ इलाका है वहां पर ये धान की रोपाई के समय और मक्के की खेती के समय होता है। हुरका बॉल उत्तर इसका सही होगा। 25 नंबर प्रश्न ले लेते हैं सर जी। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि या एक पट्टे वचनबद्ध या अनुदान के तहत धारित भूमिखंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? जी दोस्तों ये 2006 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का सवाल है। उत्तर होगा होल्डिंग। क्या उत्तर होगा? होल्डिंग होगा, धृति कहते हैं। इसके आगे 26 नंबर प्रश्न, UPSSF का पूरा नाम बताएं। जी UPSSF। तो क्या उत्तर होगा? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ए ऑप्शन, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। 27 नंबर प्रश्न लेते हैं सर। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? जी सर उत्तर प्रदेश। और अभी नवीन उद्यमियों के लिए इसे लॉन्च किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। और 28 नंबर क्वेश्चन बड़ा हिट प्रश्न है पिछले 4-5 सालों से। विमुद्रीकरण को निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? नोटबंदी। विमुद्रीकरण को क्या कहा जाता है? नोटबंदी कहा जाता है। मोदी जी फेमस हो गए इसके लिए। मोदी जी भैया आपके पेपर में रहेंगे चाहे कुछ भी कर लो, और मोदी जी रहेंगे और मोदी जी पर प्रश्न आना तय है। तो मोदी जी को मत छोड़िएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? देखिए इस विद्यार्थी ने हालांकि ये उत्तर दिया है, ये उत्तर नहीं होगा। जीएसटी एक गंतव्य आधारित कर है, ये बिल्कुल सही है। और जीएसटी एकल प्रशासन के तहत पूरे देश में एक सामान्य कानून की प्रक्रिया है, ये भी बात सही है। समझ में आया? और जीएसटी इनपुट क्रेडिट टैक्स, ये तथ्य भी सही है। गलत क्या है? तो वस्तुओं एवं सेवाओं पर कई प्रकार के कर लगाए जाते हैं। जी बिल्कुल नहीं। आप लोग देखो पूरे भारत में वस्तुओं और सेवाओं पर अब जब से जीएसटी लागू हुआ है तो एक ही कर लगता है और वो मात्र जीएसटी है। तो इस नाते इसका उत्तर हो जाएगा ए। ध्यान दें विद्यार्थी, प्रश्न पढ़ते वक्त पूरा ध्यान देना चाहिए। हालांकि जो विद्यार्थी उन्होंने ट्रिक लगाया है उन्होंने नहीं को छोड़ दिया, मिस कर दिया, नहीं मिस कर दिया है, जबकि वहाँ पर लगा दिए हैं। पूरा प्रश्न का आंसर देते हुए पूरा ध्यान देना होगा कि यह पूछा गया है नहीं है। अब विद्यार्थी ने लगा दिया हाँ, तो प्रश्न को पढ़ते हुए ध्यान देना होगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। नकारात्मक प्रश्नों पर विशेष फोकस रखा है। जी आगे बढ़ते हैं। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड
विवरण आज प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? सर फिशिंग कहलाता है। फिशिंग। विद्यार्थियों देखो, फिशिंग कहलाता है जब हम किसी को अपने विश्वास में लेकर के उसका पासवर्ड, उसकी सारी चीजें हम ले लेते हैं, तो वो इंटरनेट की दुनिया में ऐसे अपराध को हम फिशिंग कहते हैं। 31 नंबर प्रश्न बड़ा शानदार सा प्रश्न है। टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों बिल्कुल देखिए, विद्यार्थी का उत्तर सही है, बांग्लादेश। टका किसकी मुद्रा है? बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, आते हैं हमारा 32 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दूध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है? जी, डी ऑप्शन राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। डी ऑप्शन राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। रुक जाइए, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? जी, कांडला बंदरगाह। कांडला, जिसका अभी नया नामकरण किया गया है दीनदयाल बंदरगाह के नाम से, और इसी कारण से यह प्रश्न आपकी परीक्षा में बना है, कांडला। ठीक है, ये आपका मुक्त बंदरगाह भी है। जी सर, एक चीज देखने को मिला है कि वर्तमान केंद्र और राज्य सरकार से जुड़े हुए जो पहलू हैं, अगर उन्हें आप लेकर के चले गए तो कल की परीक्षा के भी जो विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता और बेहतर मिलेगी। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्यालय की आधारशिला रखी? जी, NCDFI का मुख्यालय कहाँ है? तो गांधीनगर में। भाई गुजरात के मोटा भाई हैं तो गुजरात छोड़ेंगे थोड़े ना, तो गुजरात उत्तर होगा, गांधीनगर। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 35 नंबर, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया है? दोस्तों करंट अफेयर्स की सारी क्लासेस में मैंने रिपीट किया था कि लक्षद्वीप बहुत महत्वपूर्ण है। मोदी जी चले गए लक्षद्वीप, सेल्फी खिंचवा लिए तो प्रश्न बन गया। देखो भाई, बन गया है ना। तो किसने किया था उद्घाटन? अभी कुछ ही दिन पहले विवाद हुआ था मालदीव से, तो ये नरेंद्र मोदी जी गए थे और वहां पर ये काम हुआ है। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, 36 नंबर प्रश्न लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी है? दोस्तों इस प्रश्न पर बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हैं। देखिए, ये जो प्रश्न है, भारत सरकार अलग अलग देशों के साथ समझौते करती रहती है और ये समझौता उसने बहुत सारे देशों के साथ किया है, लेकिन ये पूछ रहा हाल ही में। तो अभी दिसंबर 2023 का ये करंट है और इटली के साथ हमने ये समझौता किया है। किसके साथ किया है? इटली के साथ हमने समझौता किया है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इटली होगा। जैसे आजकल सोशल मीडिया पर भी भारत के प्रधानमंत्री और इटली के से आप देखते होंगे कितने अच्छे रिलेशन हैं, अच्छे बांड है। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? जी, तो देखिए कोलंबो यानी श्रीलंका जब ये पहुंचा है तो INS काबरा का बहुत स्वागत किया गया। ये भी दिसंबर का ही करंट है, तो ध्यान रखेंगे इसको। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक है? जी, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको जो मुद्दा का बुकलेट दिया जाता है उसमें भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ जी, खान अब्दुल गफ्फार खान। डी ऑप्शन सही है। और इस प्रकार से ये GS के 38 प्रश्न हूबहू। दोस्तों अगर मैं 3 से 4 प्रश्नों को छोड़ दूं तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो ऑफलाइन कक्षाओं में आपको नहीं पढ़ाया गया। तो दोस्तों इधर उधर बरगलाने की कोई जरूरत नहीं है। बुद्धा कोचिंग सेंटर है तो वर्दी साथ है, यह मान करके चलें। और जैसी सफलता हम लोग पुलिस में देने जा रहे हैं, विश्वास करिए ऐसी ही सफलता हम लोग आगे SI की वैकेंसी में भी विद्यार्थियों को देंगे। सर तब तक हिंदी का भी करा लिया जाए। जी जी बिल्कुल सर। तो आइए हिंदी शुरू करते हैं मित्रों। 39 नंबर क्वेश्चन सर, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? जी, तो आप लोग देखो, ताप, जलधि, शांति, ये तीनों संस्कृत के शब्द हैं। तीनों संस्कृत के शब्द हैं, तो तत्सम हो गए और इस कारण से उत्तर क्या हो जाएगा? काज, है ना। राम काज करिबे को आतुर, है ना, काज। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है? तत्सम, तत्सम का मतलब जो संस्कृत शब्द हो, स्पष्टता ले लिए गए हैं। जी, नव्य और स्वर्णकार। उत्तर क्या होगा? नव्य और स्वर्णकार होगा, है ना जी। 41 नंबर क्वेश्चन, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से
किस शब्द के पर्यायवाची हैं? जी सर, नलिन तो कमल का पर्यायवाची है और राजीव भी कमल का पर्यायवाची है, तो इस नाते उत्तर क्या हो जाएगा इसका सर? 41 का ए, कमल सही होगा। सर जी पढ़ाई करते वक्त हम लोग मैथ पढ़ाते वक्त भी मैंने विद्यार्थियों से कहा ज्यादा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। कमल का अनिल, अरविंद और राजीव और नलिनी, ये सब समानता क्लासरूम में बोला जाता है। और वो आपने देखा कि कमल का पर्यायवाची शब्द नलिनी और राजू के रूप में दे दिया है। 42 नंबर आते हैं, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? ये तो सर रीजनिंग में भी पढ़ाया जाता है। रीजनिंग में पढ़ाया जाता है, ईशान कोण होता है। जैसा कि आप जानते हैं भाषाशास्त्र के अनुसार से पूर्वोत्तर दिशा में पूजागिरी होता है और वो ईशान कोण पर ही बनाया जाता है। इस प्रकार से पूर्वोत्तर की दिशा को क्या बोलते हैं? ईशान कोण। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का अर्थ भेद करिए। तो देखो 4 ऑप्शन दिया है, तो देखो यहां दे दिया विष, यहां दे दिया धन, ये तो उल्टा कर दिया। और यहाँ ये देखो दिया शशधर, और शशधर किसका पर्यायवाची है? चांद का। शशिधर यानी मस्तक पर किसके चंद्रमा रहते हैं? तो शिव के। इस नाते यह बी ऑप्शन क्या है? सही है, ठीक है। और देखो ये व्रण, ये उल्टा कर दिया, घाव प्रकृत, ये यथार्थ होता। तो ये बाकी जो 3 ऑप्शन है उल्टा कर दिए गए हैं। उत्तर कौन सा सही होगा? 43 का बी सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? जी 4 विकल्प दिया गया है। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, भाई को नहीं होगा, से होगा ना, तो गलत हो गया। ये कह रहा 10 बजने को 15 मिनट है, नहीं 10 बजने को 15 मिनट नहीं, गलत बोल रहा है। कह रहा दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। अरे दीन दुर्बल नहीं, दीन दुखियों को प्यार करना मानवता है। तो कह रहा वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। शुद्ध वाक्य कौन है? डी जो है इसमें शुद्ध है। 45 नंबर क्वेश्चन लेते हैं सर, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। जी सर, पुल्लिंग कौन है? तो देखो भाई, ये जो बिहार शब्द दिया गया है, विहार है ना, ये घर से संबंधित होता है और बौद्ध धर्म के भी विहार हुआ करते थे। या पुल्लिंग शब्द इसका उत्तर होगा, बिहार होगा। पूछ रहा है 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? जी, तो आप सभी लोगों को पता होगा या पढ़ाया गया था कि प्राण है, ईश्वर है, ये सारी आत्मा है, परमात्मा है, ये सब क्या है? ये सब एक वचन होता है। तो उस धर्म में यह जो प्राण शब्द है ये क्या है? एक वचन है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन लेते हैं सर, हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? जी, रेखांकन किया गया हे ईश्वर का और आगे ये चिन्ह लगाया गया है। संबोधन का चिन्ह आपको दिखाई दे रहा होगा। जी, संबोधन कारक। कौन सा? संबोधन कारक है ना, और संबोधन कारक का चिन्ह है हे, भो, अरे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? जी, तो सर चिल्लाहट में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा, आहट है। आहट है। बी बिल्कुल आहट है। फिर अगला क्वेश्चन, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताइए आप लोग दोस्तों, कमेंट करो। देखो इस विद्यार्थी का उत्तर बिल्कुल सही है, अभी उपसर्ग। कौन सा? 49 का बी सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित। स्पष्ट है, रक्त से रंजित। जी, तो कारक चिन्ह का लोप हुआ है। लोप हुआ है तो क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा, ये अव्ययी भाव समास नहीं होगा। 51 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम का उदाहरण है? तो बिल्कुल आपको सब लोगों के बड़ा ही आसान प्रश्न पूछा गया कि क्यों और कब। तो क्यों और कब निश्चित रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना। 52 नंबर क्वेश्चन लेते हैं, संधि का प्रश्न है सर। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। जी, मदिरालय, तो दोस्तों दीर्घ संधि का उदाहरण है मदिराधन आलय, मदिरालय होगा। हिमालय, मदिरालय। जी, विद्यालय। विद्यालय। अवतरण चिन्ह को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों अवतरण चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। किस चिन्ह के नाम से जानते हैं? उद्धरण चिन्ह के नाम से जानते हैं। सब सही शब्द में किस प्रकार का संख्यावर्धक विशेषण का प्रयोग है? जी सर, सत सही का अर्थ होता है 7 गुणे 100। 7 गुणे 100 यानी 7 सैकड़ों का समूह है ना। इस नाते इसका उत्तर होगा समुच्चय बोधक विशेषण। क्या होगा? समुच्चय बोधक विशेषण होगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है?
इस वाक्य में जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है। 56 नंबर क्वेश्चन, वह बाजार जा चुका है। वह बाजार जा चुका है। इस वाक्य का काल पहचानिए। जी, तो वह बाजार जा चुका है तो वर्तमान तो है लेकिन पूर्ण वर्तमान है ना। परफेक्ट तो है बट परफेक्ट तो है लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो पूर्ण वर्तमान काल यानी आसन्न भूतकाल है। तो 56 का डी सही होगा। क्या होगा? 56 का डी। सर 57 नंबर क्वेश्चन, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? जी, राम अभी सोएगा तो ये तो एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? एक्टिव वॉइस है, कर्तृवाच्य। तो 57 का बी सही होगा। कौन सा सही होगा? 57 का बी। 58 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखिए, ये आपका मुहावरा बिल्कुल समान मुहावरा आ गया है जो क्लासों में समानता बताया ही जाता है। तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाना। लोग झगड़ा हुआ और बात हुई तो कल अरे तुमने तो सब तिल का ताड़ बना दिया। और तिल का पौधा होता है इतना बड़ा और ताड़ कितना बड़ा होता है। तो साधारण बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना 55 58 का क्या होगा? डी होगा दोस्तों। 59 नंबर क्वेश्चन, परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष क्या होता है? परोक्ष माने पर्दे के पीछे। तो जो सामने होता है उसको क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। जो सामने होगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे। तो 59 का ये सही होगा। चमड़ी, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर आपके सामने आ रहा है। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि अत्यधिक कंजूसी जी बिल्कुल, हम सब कुछ दे देंगे लेकिन दमड़ी माने रुपया नहीं देंगे। तो इस क्रम में 60 नंबर का जो है वो बी सही होगा। 61 नंबर प्रश्न लेते हैं। क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है? देखो दोस्तों, रस, छंद और अलंकार से आपके पेपर में एक एक सवाल आ रहा है और बहुत कठिन, बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। साधारण जो बुद्धा कोचिंग सेंटर का जो नोट्स है उसको दोहरा करके जाइए, कल का पेपर सॉल्व करके आएंगे और वर्दी आपके सीने पर होगी। क्रोध किसका स्थायी, किस रस का स्थायी भाव है? तो जैसा सर ने अभी बताया, रौद्र रस। 61 का सी सही होगा। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोस्तों सोरठा में 11 13 की मात्रा होती है। तो द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्रा होगी सोरठा में? 13। तो 62 का क्या होगा? सी। सर 63 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? जी सर, समान धर्म का मतलब होता है कि जिसमें समानता स्थापित की जाए। तो समानता स्थापित उपमा में की जाती है। कहां? उपमा में की जाती है। जैसे कहते हैं चंद्रमुख यानी चंद्रमा के समान मुख, है ना। चंद्रमुखी यानी चंद्रमा के समान मुख वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 64 नंबर आ रहा है। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? जी, तो भाग का तात्पर्य भागने से है, बांटने से भी है, हिस्से से भी है, लेकिन ब्याज भाग नहीं होता है। ब्याज तो उसके ऊपर लगता है ना। मैथमेटिक्स का भी अगर आप जिक्र करें तो भी आपका उत्तर सही हो जाएगा। 64 का क्या होगा? बी। 64 का बी होगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है वो गद्यांश को पढ़ करके, इसे लगाना, गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों 65 से 69 के बीच का उत्तर देना है आपको। कहां से कहां तक? तो आइए सीधे हम लोग प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि 65 उपयुक्त शीर्षक दीजिए। जी, तो 65 नंबर पर बिना पैसेज पढ़े डायरेक्ट आप लोगों को जल्दी जल्दी उत्तर बता रहा हूं। देखो दोस्तों 65 का उत्तर होगा भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। क्या होगा? भारतीय शिक्षकों का अंग्रेजी मोह। इस पूरे पैराग्राफ का ही सार और तत्व है कि जो अंग्रेजी हिंदी से हम लोग दूर भागते हुए अंग्रेजी पर हम लोग जा रहे हैं। इसी पर लेखक ने इसको दिखाने का प्रयास किया है कि हम लोग अपने। तो 65 का सी सही होगा जी। 66 नंबर प्रश्न लेते हैं। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही होगा। उनकी पुस्तकों के यहाँ के नागरिक गर्व योग्य नहीं मानते हैं। और उसमें पैसेज में दिया गया है। समयाभाव होने के कारण अब पैसेज में नहीं पढ़ रहा हूं। 67 नंबर क्वेश्चन सर। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय तथा चीन, बर्मा, जापान के लेखकों से भी हीन है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। 67 का डी होगा। आप पैसेज में देखिएगा लिखा हुआ है क्योंकि उनके साहित्य को भारत के सुशिक्षित लोग नहीं पढ़ते। 67 का क्या होगा? डी। सर 68 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। भारत का
सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? जी सर, अंग्रेजी। स्पष्ट आपको पैसेज पढ़ने से पैसेज मालूम हो जा रहा है उसमें अंग्रेजी दिया हुआ है। 68 का बी और 69 का क्या होगा? भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो बी ऑप्शन सही होगा, सुशिक्षित। सुशिक्षित, जी, सुशिक्षित समाज में। 70 नंबर क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? सर, मानसरोवर तो प्रेमचंद की जो कहानियां हैं उनका संकलन है। जी, मानसरोवर प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। ठीक है, तो इस नाते इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? सर 71 नंबर छूट रहा है, आइए देख लेते हैं। जी सर, मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो मीराबाई के बारे में आप सब लोग जानते हो, मीराबाई, सी ऑप्शन सही होगा, संत रैदास। क्या होगा? संत रैदास की प्रिय शिष्या थी। और आगे बढ़ते हैं सर, 72 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? जी सर, पश्चिमी हिंदी से सर बांगरू रखती है। सर बांगरू, इस नाते 72 का सी ऑप्शन सही होगा। सर एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जैसे इस क्वेश्चन में आया था कि मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है, जी जी, उसी प्रकार से पहला क्वेश्चन हो सकता है कि आगामी कल की परीक्षा पूछा जा सकता है, रामचंद्र शुक्ल की जो रचनाएं हैं, चिंतामणि 1, चिंतामणि 2, चिंतामणि 3, सेम टू सेम पैटर्न पर हमको लगता है कि चिंतामणि जो रचना है रामचंद्र शुक्ल की, ये कल के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि इनको ये प्रथम भारतीय थे जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला। और आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि इन्हें किस पुस्तक पर नोबेल मिला था। सर अगला प्रश्न ले लेते हैं, 73। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? हो गया सर, बांगरू होगा। 72 का दोस्तों सी होगा जी। ये 73 नंबर। निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों जब नहीं नहीं करेंगे तो रीतिवाचक हो जाता है, और जब नहीं होगा तो सीधा सा बात है निषेधवाचक होगा। निषेधवाचक हो जाएगा जी। निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का परिभाषित शब्द कौन सा है? जी सर, ये तो बड़ा आसान सा प्रश्न है और आप मेरे सारे विद्यार्थी किए होंगे। रत्नाकर। क्या होगा? 74 का दोस्तों बी होगा, समुद्र का पर्यायवाची है रत्नाकर। 75 नंबर क्वेश्चन सर ले लेते हैं। मेघ मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन सा है? जी, मेघ मेध में श्रुति सम भिन्नार्थक पूछ रहा है। तो दोस्तों मेघ क्या होता है? तो मेघ कहते हैं बादल को, और मेध किसको कहते हैं? यज्ञ को। इस नाते 75 का ए सही होगा। अश्वमेध, पुरुषमेध, सर्वमेध, आप ऐसे बहुत सारे यज्ञों का नाम आप वैदिक काल में पढ़ेंगे, और जीएस में भी मेध शब्द आप लोगों को पढ़ाया गया है। 76 नंबर क्वेश्चन लेते हैं सर। स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। जी जी, तो जो पुरुष अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं, और जो स्त्री अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। तो कितना सिंपल सा प्रश्न है, मुझे आशा है कि मेरे सारे विद्यार्थियों ने इसको हिट किया होगा। सर हिंदी कंप्लीट हो गया, और यहाँ से गणित का प्रश्न शुरू होता है। तो उस क्रम में मुझे जहां तक पता है, मैं हालांकि मैथ का शिक्षक तो नहीं हूं, लेकिन सर आप मैथ पढ़ाते हैं, आप लोगों ने जितना पढ़ाया मुझे लगता है कि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जो बीट नहीं किया होगा हमारे। 100% सब मतलब अक्षरशा सारे प्रश्न मतलब आपके मिले हुए हैं, स्पष्टता और बहुत ही समान प्रश्न है। तो सर आज जो है इन लोगों को मैथ का केवल उत्तर बताते हैं, जी जी, है ना। और इसी क्रम में अभी जब परीक्षा बीत जाएगी तो हम लोग इसका ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा, जो आपके एसआई के एग्जाम में इन लोगों की मदद करेगा। जी जी। तो आज सर उत्तर को क्रिएट करते हैं, उत्तर इन लोगों को बताया जाएगा। जी जी जी। 77 नंबर क्वेश्चन आपका है। मैं सर प्रश्न पढ़ रहा हूँ, आप उत्तर बताइएगा। जी जी, ठीक है ना भाई। उत्तर तो मैं कहाँ से बता पाऊंगा, जीएस का मास्टर उत्तर कहाँ से बताएगा सर, पढ़ दूंगा अच्छे से। तो आइए सर मैं पढ़ रहा हूँ और आप उत्तर बताइए। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? शेष क्या बचता? आपका आंसर हो गया 2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। जी, ऑप्शन नंबर बी। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 119 लीव्स एज 19 एज रिमाइंडर। इफ इट इज डिवाइडेड बाय 17 इट विल लीव ए रिमाइंडर। आंसर इज 2। जी, सरल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 17.28 डिवाइडेड बाय x 3.6 into 0.2 जी इक्वल टू 2 है। यहाँ पर s का मान जो आपका रहा है 12 है। देखो दोस्तों सिंपलीफिकेशन जरूर आएगा। जी जी, बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन क्यों सर?
जी सर। जी 79 नंबर क्वेश्चन में पढ़ रहा हूं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? दोस्तों देखो यहां दिया गया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूं, आप लोगों को थोड़ा और बेहतर दिखेगा। ये देखिए, तो यहां ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो सर क्या उत्तर आना चाहिए इसमें? देखिए पहले तो क्वेश्चन हम बोल देते हैं 5072.19 धन 368.312 प्लस प्रशासन चिन्ह है इक्वल टू 9018.618 है। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, जो 3,578.116 आ रहा है। सर 80 नंबर क्वेश्चन, सब प्रश्न मैं पढ़ रहा हूं, आप उत्तर बता दीजिए, है ना? जी। दो संख्याएं 13 संबंधी 9 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 19 है। Two numbers are in the ratio of 13/9. If their HCF is 13, then find the largest numbers. तो इसका आंसर आपका हो गया 169, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 169 लॉक कर दिया जाए। हम आगे बढ़ रहे हैं 81। आप देख रहे हैं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, और इन 40 दिन में आपका जो 100% कोर्स हम लोगों ने समाप्त किया था, न केवल कोर्स समाप्त किया था बल्कि 100% क्वेश्चन भी मिले हैं आपके। अरे आज अभी सर इस भर्ती के बाद मुझे लगता है कि इस बार कई शतक लगेगा बुद्धा कोचिंग सेंटर से ज्वाइनिंग का। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन। रोहन और सोहम का वेतन 2 संबंधी 3 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40 संबंधी 57 हो जाता है, तो सोहम का वेतन मान क्या है? व्हाट इज द सोहम्स प्रेजेंट सैलरी? तो आपका आंसर हो गया 17,000। जी 17,000, यानी ऑप्शन ए सही है। 81 का ए सही है। 82 नंबर प्रश्न सर लेते हैं। किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के और 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की है, तो 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। तो स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो आपका आंसर आ जाएगा 100, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 82 नंबर जो मैथ का सवाल है इसमें, उसका सी ऑप्शन सही है। सब 83 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। फाइंड द गेन परसेंट एट ओरिजिनल प्राइस। तो आपका आंसर हो गया 35%, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। जी सी 35%। जी 84। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 रुपए और 6 वर्ष के बाद 6,690 हो जाती है। अनुमानित धनराशि ज्ञात करिए। फाइंड द अप्रोक्सीमेट सम। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2,973.33। 2973.33 ऑप्शन नंबर 1 सही है। 85 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 3 साझेदार P, Q एंड R एक व्यवसाय शुरू करते हैं। P की पूंजी का 2 गुना Q की पूंजी के 3 गुना के बराबर है और Q की पूंजी R की पूंजी के 4 गुना बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभांश में से R का हिस्सा क्या होगा? फाइंड एंड ऑफ द ईयर आर्स शेयर इज। तो आपका आंसर हो जाएगा 2500, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। जी दोस्तों ध्यान रखना कि अभी तो हम लोग उत्तर बता रहे हैं, आगामी दिनों में इस पूरे पेपर को कंप्लीटली सॉल्व किया जाएगा और देखा जाएगा कि क्या क्या कैसे सॉल्व होगा। फिलहाल 86 नंबर क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 का औसत 3.2 है, जबकि 2 का औसत 3.55 है, तो शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा एवरेज ऑफ द रिमेनिंग 2 नंबर्स। जी, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 4.5। इस विद्यार्थी ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, जिसका आप लोगों ने पेपर लिया हुआ है। 4.5 जो है सही हो रहा है। 87 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सर इस प्रश्न पर मैं तो व्यक्तिगत रूप से हर बार फंस जाता हूं किसी भी परीक्षा में, और आपसे पढ़ना भी है और कल ही पढ़ूंगा मैं। फिलहाल उत्तर आज बताइए। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी 25/2 आपका आंसर जी होगा। दोस्तों, ये बड़ा ही शानदार प्रश्न है और मुझे उम्मीद रहती है कि हर पेपर में आता है ऐसा सवाल। कोई मैथ हो इसमें एक ऐसा काम वाला सवाल आता ही आता है। 88 नंबर क्वेश्चन, अनुक्रम 26, 20, 14, 8 का 21वां पद ज्ञात करिए। ये तो सर श्रेणी का सवाल है। जी, समांतर श्रेणी का सवाल डाल दिया गया है। एक आध सवाल ऐसे थोड़ा सा सिलेबस से हट के दे दिए जाते हैं। जी जी, जी। तो ये आपके जो विद्यार्थी जो इंटरमीडिएट में मैथ पढ़े होंगे वो समांतर श्रेणी वहां से ले लिया गया है। समांतर श्रेणी, तो आपका आंसर बी है इसका सही, यानी -94 आपका आंसर। और देखिए हमारे विद्यार्थी ने ये भी उत्तर बिल्कुल सर सही दिया। देखिए उसने जी, किया है -94 को उसने उत्तरित किया है। जी, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है और रुपया 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात करिए। और देखो सर यहाँ पर फॉर्मूला भी दे दिया गया है। क्या मतलब प्रश्न को आसान बना दिया है। वैल्यू दे दी गई, 1 हेक्टेयर का मान होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो उसी वैल्यू को उसमें रख दिया जाएगा। और बताइए सर उत्तर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4224। बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको लगा सकते हैं और लगाए भी होंगे। 90 नंबर क्वेश्चन लेते हैं सर। एक लड़का जो है 9 किलोमीटर की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा? मुझे लग रहा है सर ये परिमाप और चाल को मिला करके उत्तर इसका दिया जाएगा। बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा बी 40 सेकंड। 40 सेकंड, यानी पहले परिमाप निकालिए और उसके अप्रक्ष में उसको निकाल लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। थोड़ा समय बराबर दूरी बटे 4 से लगा लेंगे। जी सर, लगता है आपको थोड़ा आता है। और यहाँ पर देखें सर, जो ये दंड आरेख का जो सवाल आया है हुबहू मैंने इसी पैटर्न पर सवाल बच्चों को बताया था। जी जी, और इस पर हम लोगों ने बहुत सारी सीट्स दी थी बच्चों को। जी जी, तो प्रश्न मैं पढ़ दूं। जी 91 जी 91 ये सीट्स आप लोग देख रहे हैं। इसको डिटेल में सॉल्व हम लोग करा देंगे अगले वीडियोस में। 91 नंबर सर क्वेश्चन है। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी? तो आपका आंसर इसमें 23%, 23 समथिंग आएगा, यानी अप्रॉक्स आपका अप्रॉक्स में बी, यानी 91 का बी सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्षों के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था, इक्वल था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा 2002 और 2000। जी 92 का डी, 2002 और 2007 का बिल्कुल इक्वल था। 93 लेते हैं। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? जी, तो 1 से 8 में क्या वृद्धि थी? जी आपका आंसर हो जाएगा सी, यानी 195%। जी 93 का सी होगा। जी 94 नंबर क्वेश्चन सर। 93 का 195% होगा। जी 1 मिनट थोड़ा इसको देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इसको नीचे लाइए सर। 93 नंबर में फिर से पढ़ दे रहा हूं सर। जी जी 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? 1 और 8 का सिमिलर। जी जी सर, आपका आंसर हो जाएगा बी 183.33%। 183.33%। 94 नंबर क्वेश्चन, दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था? जी तो 94 है। उसमें 6-7 तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी 4। डी 94 का डी। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी? तो 95 है, तो 2002 है ऑप्शन नंबर, 2003, 2005, 2007। तो आपका आंसर हो जाएगा 2002। जी ऑप्शन नंबर ए, 95 का ए, 2002। ये तो वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। जी, वह वेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंधों को सबसे अच्छी तरह से समझाता है। पति, परिवार, पत्नी यहाँ स्पष्ट है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। चूज द वेन डायग्राम व्हिच बेस्ट एक्सप्लेन रिलेशनशिप अमंग गिवन हस्बैंड, फैमिली एंड वाइफ। मतलब ये सर मुझे जहां तक समझ है ये पूरा परिवार है और एक परिवार में हस्बैंड और वाइफ दोनों मिल रहे हैं, यानी ये सही। चलो मुझे भी थोड़ी आ रही है, ऐसे ही सीख जाऊंगा मैं भी। 97 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्धि व्यक्तियों को दर्शाता है और वृत्त पुरुषों को दर्शाता है,
तो उन पुरुषों की संख्या क्या है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? यहाँ पर पुनः देखें, यहाँ नहीं शब्द को ध्यान रखेंगे। जी हाँ, ये नहीं 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 मुझे बहुत फंसाता है। तो आपका आंसर 3 हो गया जी, 3 हो गया, अन्य ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। 98 लेते हैं सर जी। यदि प्लस का अर्थ भाग है और यदि भाग का अर्थ गुणा और गुणे का अर्थ घटाव और घटाव का अर्थ जोड़। भाई देखो ये तो मैथ में ही हो सकता है, नहीं तो रीजनिंग में। गाय को भैंस, भैंस को बकरी कर देते हैं, यहाँ प्लस को भाग कर दे रहे हैं। ठीक है, फिलहाल सर उत्तर क्या होगा इसका? इसका आंसर होगा बी 60 होगा। 60, बी का 60 होगा। जी। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 4 विकल्पों में से दी गई आकृति जो है, आकृति एक्स का सब छवि दर्पण, यानी जब शीशा रखेंगे भाई, दर्पण रखेंगे तो उसकी सही आकृति क्या होगी? सर यहाँ बच्चों को हम बताते हैं, जहाँ दर्पण की बात आएगी एकदम बिल्कुल वर्टिकल यानी लंबवत आप दर्पण रखकर आप फिगर को बनाएंगे। जी जी जी, ठीक ना। अगर जल प्रतिबिंब कहेगा तभी आप नीचे दर्पण को रखेंगे, नहीं तो अच्छा, जब जल प्रतिबिंब कहेगा तो दर्पण नीचे रहेगा और जब दर्पण प्रतिबिंब कहेगा तो उसके, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, अगला प्रश्न लेते हैं सर। 100 नंबर क्वेश्चन जी। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, उसको ढूंढे। भाई माइंड मैपिंग का खेल है ये। जी जी सर जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, ADMINISTRATION। तो आपका इसमें मिनिस्टर हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ई आ गया है, यहाँ पर कहीं भी ई नहीं है जी। अतः ई यहाँ दे दिया और इस एडमिनिस्ट्रेशन शब्द में कहीं पर ई नहीं दिया है, तो शब्द नहीं बनेगा। यहाँ पर पुनः नकारात्मक वाले शब्द को ध्यान देना है। जी जी। 101 नंबर क्वेश्चन, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर संख्या में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा? जैसे ए है, डॉट है, डी है, डॉट है, एन है, ये वाला जो प्रश्न है आपका आंसर हो जाएगा NMAD NNA, यानी इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है जी। 102 नंबर क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। 8, 23, 38, 53, 68। जी सर। यहाँ पर आंसर आपका 83 हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं 15-15 का अंतराल चल रहा है। 83 यानी 102 का बी। अपना 68 में 15 जोड़ देंगे, 83 हो जाएगा। शेर का संबंध माद से है। शेर कहाँ रहता है भाई? माद में रहता है। और खरगोश का संबंध किससे होगा? खरगोश कहाँ रहता है? शेर के रहने का स्थान माद है, तो खरगोश रहने का स्थान बिल है। देखो दोस्तों, मुझे जहां तक समझ है रीजनिंग की, इस तरह के प्रश्न वही कर पाता है जिसको थोड़ा जीएस का भी ज्ञान होता है। तो जीएस को कोरिलेट करके देखना सर जी, इसी पर एक क्वेश्चन और बताना चाहूंगा जी। अगर एक क्वेश्चन आ गया है तो कल के प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। यदि घोड़े का अस्तबल है तो हवाई जहाज के लिए क्या होगा? हवाई जहाज के लिए, तो हवाई जहाज के लिए हैंगर होगा। हवाई जहाज के लिए हैंगर होगा। ये आपका कल की परीक्षा का गेस क्वेश्चन है। 104 नंबर प्रश्न लेते हैं। बीपीएमएन का संबंध CQNO से है, ठीक है ना, अल्फाबेट की डिजिट से है क्वेश्चन। तो GTPL का संबंध किससे होगा? आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, HUQM। अरे भाई सर, मुझे दिख ही रहा है बी का C, तो G का H हो जाएगा जी। तो या तो बी या तो ये C होगा। इस प्रकार से आपका बी हो जाएगा। है सर। 105 नंबर लेते हैं। 105 नंबर विद्यार्थी, जो ट्रायंगल आपने देखा है, आप किसी परीक्षा में अगर क्लास में मैंने बताया होगा, अगर 3 भी फिगर बनाया होगा तो ये फिगर हमेशा कॉमन ही रहता है और ये 12 इसमें ट्रायंगल बन रहे हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। ये मतलब हमारे क्लास में जो 5 मिनट के लिए भी मैं गया होगा और ट्रायंगल संबंधी काउंटिंग के बारे में बताया गया होगा, तो ये फिगर में अवश्य बताता हूँ। 106 नंबर लेते हैं दोस्तों। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चले, तो बड़ा मजेदार सवाल होता है, दिशा से है 9 किलोमीटर जाता है। ये वाला के साथ ज्यादा पढ़ने जो तो ही है, आपका आंसर हो जाएगा ए। चलिए 106 का ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 107 नंबर। 107 नंबर का नीचे दिए गए प्रश्न में कथन, उसके बाद 1, 2, 3, 4 क्रमांकित 4 तर्क शामिल है। आपको यह तय करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत तर्क है और कौन सा कमजोर तर्क है। तदनुसार प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से अपना उत्तर चुनें। तो हम आपको केवल कथन पढ़ रहे हैं, उसके बाद सीधे हम लोग आंसर पर आ जाएंगे। जी।
क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तो पहला आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, केवल एक मजबूत है जी, इसमें क्योंकि केवल पहला, एक मजबूत हाँ, इससे कार्य में कुशलता एवं सटीकता आएगी। जी बिल्कुल जी मैं सर अगला प्रश्न लेता हूं, आगे बढ़ रहे हैं। 108, ये भी सर उसी से सवाल है। जी जी तो एक कथन दिया है और नीचे 2 धारणा दी गई। 108 में कथन है सर, 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया। तो ये आपका आंसर सर हो जाएगा डी, ना तो 1 और ना ही सेकेंड अंतर 108 का डी, न तो एक ही और न तो 2 ही अंतर निहित हैं। इसके बाद सर 109 से 113 कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड। किसी संगठन में कंप्यूटर पेशेवरों के चयन के लिए निम्नलिखित मानदंड है। तो आपका न्यूनतम 65% अंकों के साथ प्रथम श्रेणी में कंप्यूटर, इस प्रकार से जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपका आंसर होगा बी। आप देख लेंगे आपका बी हो जाएगा आंसर। जी बी ऑप्शन। जी 109 से सर 113 नंबर क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है। जी 109 नंबर, संजय 75% अंकों के साथ एक सिविल इंजीनियर है। उसका जन्म 6 जुलाई 1976 को हुआ था। उन्होंने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 42% अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग बाद में करेंगे। फिर आप आंसर देख लें 109 का बी होगा यदि उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाता है। जी 110 नंबर क्वेश्चन है, मोदी जय ने 1900, मोदी जी का, और देखो भाई मोदी जी यहाँ भी आ गए। मोदी जय ने 1998 में 22 साल की उम्र में 17% अंकों के साथ एमसीए किया। उन्होंने साक्षात्कार में 55% अंक, चयन में 55% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा में वह 1999 में प्रोग्रामर के रूप में एक आईआईटी कंपनी में शामिल हुए और दिसंबर 2002 में सिस्टम एनालिस्ट के रूप में पदोन्नत हुए थे। तो इसका आंसर आपका ए होगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। यदि उम्मीदवार का चयन किया जा रहा है। 111 नंबर, अंकित ने बीएससी आईटी में 80% अंक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में 78% अंक प्राप्त किए। चयन परीक्षा और साक्षात्कार में उनके अंक क्रमशः 55% और 60% है। वह 2001 से सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। उनकी जन्मतिथि 19 अप्रैल 1980 है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है। यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना है। 112, विजय एक कंप्यूटर इंजीनियर 2003 में 22 वर्ष की आयु में अंतिम परीक्षा में 72% अंकों के साथ उत्तीर्ण हुआ। उसने चयन परीक्षा में 70% अंक और साक्षात्कार में 48% अंक प्राप्त किए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना है। 113 नंबर क्वेश्चन, दिव्या 80% अंकों के साथ एक कंप्यूटर इंजीनियर है। उन्होंने साक्षात्कार और चयन परीक्षा में 55% से अधिक अंक प्राप्त किए। उन्होंने XYZ कंपनी में 5 साल से अधिक समय तक सिस्टम एनालिस्ट के रूप में काम किया है। इसका क्या होगा? आपका आंसर यहाँ डी हो जाएगा। यहाँ डेटा अपर्याप्त, यहाँ डेटा अपर्याप्त है। 113 का डी होगा। अब सर पुलिस से रिलेटेड जो उनकी जो तार्किक और निर्णय लेने की क्षमता है उसका प्रश्न यहां से शुरू हो रहा है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एक स्थानीय मेले में उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है, मॉब लिंचिंग का भी प्रयास करते, तो आप क्या करेंगे? तो इसका उत्तर बी होगा। निश्चित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तितर बितर करना चाहिए। निष्पक्ष सुनवाई के लिए भाई भीड़ आरोप लगा रही है ना, तो आप पुलिस अधिकारी हो तो आप सुनिश्चित करोगे, पहले बच्चे को बताओगे, बाद में जो होगा वो होगा और भीड़ को उस समय तितर बितर करेंगे। 115 नंबर क्वेश्चन, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनावों को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी का एक विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है। तो आपको क्या करना है भाई? तो ऑप्शन ए दे रहा है, चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए, तोड़फोड़ से बचने के लिए निवारक नजरबंदी की कार्रवाई करनी चाहिए, संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए और राजनीतिक अभियान कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर।
संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन उस समय जुटाना चाहिए। पुलिस बल आवश्यक होगा क्योंकि भविष्य में यदि कुछ होता है तो आप आवश्यक कार्यवाही कर सकें, या पुलिस की उपस्थिति रहेगी रोड पर, चौराहों पर, धारा 144 लगी रहेगी, तो उस अवस्था में आगे कुछ वहां पर अपराध नहीं हो पाएगा। दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस के रूप में आपको क्या करना है? सीधे हम लोग सर आंसर पर चलते हैं जी। संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। सामंजस्य स्थापित करेंगे, सबसे पहला तो यही काम होता है। 117 आप पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं और एटीएम कार्ड क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आपको क्या करना होगा? तो आपका आसान नंबर भी हो जाएगा। विसंगतियों के लिए एटीएम मशीन एक्सेस लॉन्ग की जांच करनी चाहिए। जी, जो विसंगति है, क्योंकि मशीन से क्लोनिंग कर रहा है तो उसकी पहले आप जांच कराएंगे कि आखिर मशीन से क्लोनिंग किस प्रकार से की जा रही है, तो उसकी आप जांच करेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में मुख्य साक्ष्यों में हेरफेर करने और दोष मुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीशों को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत आपको दी जा रही है, तो आप क्या करेंगे? तो सर मुझे लगता है बी सही होगा। जी सर। अभ्रष्ट रहना चाहिए और अदालतों में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। भाई आप भ्रष्ट नहीं होंगे, है ना। आगे अगला क्वेश्चन है 119 नंबर कि आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल है, स्पेशल सेल है, साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है वह सेल। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फोरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है। आपातकालीन कालों का जवाब भी टेलीकॉलिंग का देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है, तो दोस्तों जब आप ड्यूटी पर जाते हो तो ड्यूटी पर जो आपको ड्यूटी मिलेगी सब करनी होती है, कोई जरूरी नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा? डी हो जाएगा सर, गश्त ड्यूटी। जी सर, गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभव से सीखना चाहिए। ड्यूटी आप जिस भी स्पेशल प्रशिक्षण आपको मिला हो, लेकिन ड्यूटी जो आपको आपका अधिकारी देगा वो सब करना पड़ेगा और धैर्यपूर्वक और सावधानी से करना होता है। 120 नंबर होगा। जी, पीड़िता के बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय, फॉरेंसिक साक्ष्य का होता है, फॉरेंसिक साक्ष्य का मतलब होता है कि जो वहां से सबूत मिले होते हैं उनकी जांच की जाती है। तो आपका उनको आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। विश्वास कायम करने के लिए सादे कपड़े में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से सत्कार। नहीं सर, लेकिन मुझे लगता है, मुझे लग रहा है कि विश्वास कायम करने के लिए ये नहीं होगा। जी जी, क्योंकि फॉरेंसिक हो रहा है ना, तो इस नाते इसका उत्तर ए सही होगा। छद्म। जी सर, जी। छद्म नाम का उपयोग करके एफआईआर के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। जी। छद्म, जब आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे आप, तो आपको काम करना है। हाँ, छद्म नाम का मतलब होता है कि आप उस बलात्कार पीड़िता के वास्तविक नाम का उल्लेख वहां आप नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी पहचान वहां समाज में आ जाएगी। 121 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रव्यापक आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलता स्ट्रोक से पीड़ित है, तो आपको क्या करना होगा? तो सर मुझे लगता है कि सी ऑप्शन सही होगा। कह रहा मिशन पूरा होने तक। अरे भाई, आप मिशन पर भेजे गए हो तो ये जो सूचना आपको मिल रही है गलत भी हो सकती। भाई आपको किसी भी प्रकार से के समाचार से भटकना नहीं है और आपको मिशन पर ध्यान देना है ना, तो सी ऑप्शन सही होगा। 122 नंबर क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक मामलों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। एक धार्मिक वर्ग को पड़ोस में वंचित किया जा रहा है, तो इसका उत्तर सर मुझे लगता है कि सी, तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी सामुदायिक संवाद आयोजित करना। सी ऑप्शन, तनाव को कम करने के लिए उन समुदायों के बीच आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में एक संवाद को आयोजित करेंगे, है ना। तुरंत आप किसी को दंड चालान नहीं करेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लेख का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, तो आपको क्या करना होगा? आंसर सी हो जाएगा सर। अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, है ना, लेकिन कानून के अनुसार, कानून के दायरे में रह करके। 124 नंबर क्वेश्चन, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने के निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा सर ए,
व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन जी, करना। हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियां उसमें एक पुलिस अधिकारी के रूप में आड़े नहीं आनी चाहिए, कानून अक्षरशः कड़ाई से पालन होना चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा जी। 125 नंबर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है? ये स्पष्ट है, SHO होता है सर। जी सर, स्टेशन हाउस अधिकारी। स्टेशन आप लोग देखिएगा, जो थानेदार होता है उसके जो उसकी गाड़ी होती है उसमें बड़ा सा लिखा रहता है SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर। 126 नंबर। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों के महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। तो सर मुझे लगता है आंसर ये हो जाएगा कि यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूह को हटाकर निर्देश लागू कर जी, दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश तो लागू होना ही चाहिए, किसी कीमत पर लागू होना चाहिए। ये ऑप्शन सही है, ठीक है। 127 माँ का संबंध बच्चे से है तो बादल का संबंध किससे होता है? बारिश हो जाएगा तो माँ से सर बच्चा जन्म लेता है तो बादल से वर्षा पैदा होती है जी। तो बारिश हो जाएगी, है ना। 127 का सी होगा। 128 कुछ शब्द दिए गए, उनमें विषम छोड़कर के सामान्य विशेषताएं, आपको इनमें से विषम ढूंढना है। यू आर द रिक्वायर्ड टू फाइंड ऑड वन आउट। ऑड वन आउट देखो भाई आ रहा है, परेशान, दुख, उत्पीड़न, तोड़फोड़। तो तोड़फोड़ हो जाएगा आपका तोड़फोड़, बाकी तीनों एक दूसरे से संबंधित है जी। 129 दिए गए विकल्पों में सही विकल्प चुना जो श्रृंखला को पूरा करेगा। देखो दोस्तों, श्रृंखला से मैं देख रहा हूँ 3-4 सवाल आ चुका है जी। ध्यान रखेंगे आप लोग, कल के प्रश्न पत्र वाले भी ध्यान तो यहाँ पर देख रहे हैं 2.3, 15.9, 79.6, 423 और 2574 के आगे क्या आएगा? 18067 जी। 129 का डी। 130 ले लेते हैं सर। एक कूट भाषा में, सर ऐसे भी कई सवाल आ चुके पेपर में, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को ऑन हेड क्यों लिखा जाता है, उसी कूट में संडे को क्या लिखेंगे? जी, इस कूट में संडे को आप लिखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। मुझे लग रहा है एक का अंतर है, एक प्लस हो रहा है, यम या नो, है ना। तो यहाँ पर यस से जो है वो बी ऑप्शन सही होगा, है ना जी। बी ऑप्शन। 131 श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? तो आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। बी, पूर्व दिशा में है ना। 131 का दोस्तों बी होगा, ध्यान रखना, है ना। 132 सुरेश की बहन राम की पत्नी है और राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर है और शीतल राम की दादी है। रेमा शीतल की बहू है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। देखो भाई, ये उसी को लग पाता है ना जिसको रिश्तों की समझ हो, चाहे हिंदी में और चाहे अंग्रेजी में। सर क्या होगा इसका? आपका आंसर डी हो जाएगा, भांजा। जी, भांजे महोदय। बहुत लोग भाई भांजे लोगों को ध्यान रखना चाहिए, भांजे लोगों को। 133 यदि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाए, दूसरे का और पांचवें का बदल दिया जाता, उसी प्रकार चौथे और छठे का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें से बदल दिया जाता, तो नए शब्द में अक्षरों की संख्या कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में तो है। ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा आपका। जी, देर नहीं करते हैं, बी ऑप्शन 4 हो जाएगा आंसर। एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है, 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होगी। क्लॉक से क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपका आंसर हो जाएगा बी 125 बी ऑप्शन सही है ना। 134 का बी। 135 निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। 135 नंबर। प्रशिक्षित नर्स है, विवाहित जनसंख्या, अस्पताल में नर्स है। संख्या 7 क्या दर्शाता है? 7, तो आपका सी हो जाएगा, अस्पताल में विवाहित नर्स हैं। जी, सी, अस्पताल में विवाहित नर्स हैं। 136 नंबर। निम्नलिखित में से कौन, वेन डायग्राम दोस्तों आ रहा है, ध्यान रखना, प्रैक्टिस। निम्नलिखित में से कौन सारे भारत, गुजरात और सूरत के बीच संबंध को सबसे अच्छी तरह दर्शा रहा है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी ऑप्शन सही। 137 सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। का को पहले काटिए, अता पीछे 2 भाग, अगुड़ा करो धन जोड़ दो, ऋण को 2 घटाए। तो आपका स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा है। पहले आप डिवाइड करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा। ये +40 से -40 कैंसिल हो गया, 8 3 24 आपका आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर का को पहले काटिए, ता पीछे 2
भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए। 138 नंबर क्वेश्चन, एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें और दाएं से 19वें स्थान पर है, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 35 जी। 139 नंबर ले लेते हैं जी। एक घनाभ है जिसका आयाम 4x3x3 सेंटीमीटर है और आयाम 4x3 के विपरीत फलक पीले रंग से रंगे गए हैं, अन्य आयाम 4x3 के विपरीत फलक से लाल रंग से रंगे गए हैं, आयाम 3x3 का विपरीत फलक हरे रंग में रंगे गए हैं। अब घनाभ को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काट लिया जाता है। ऐसे कितने छोटे घन हैं जिनके 3 फलक रंगीन होंगे? तो 3 फलक रंगीन तो स्पष्ट सब 8 ही होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए 8। 140 निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, वह ढूंढना है सर। मेजरमेंट शब्द दिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी SUMMIT। सर ये नहीं, ये आपका निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया जिसके 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया नहीं जा सकता है। तो बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है सर, सॉरी, बनाया जा सकता है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, जी RETUNES सी ऑप्शन है, तो 140 का सी होगा। 141 एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है। जी। निम्नलिखित विवरण उसको याद है। कोड अंक 5 से शुरू होता है, कोड 9, 8, 7 पर समाप्त होता है, दूसरा अंक पहले अंक और 3 का योग है, तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा है। अब इन परिस्थितियों में विचार करते हुए वैज्ञानिक ने प्रयोगशाला के लिए 4 संभावित एक्सेस कोड निष्कासित किए हैं, उपयुक्त का पता लगाएं। तो सर नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है। हाँ, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर आपका 5, 4, 8, 7 डी ऑप्शन सही होगा। 141 का 142 नंबर क्वेश्चन है। भाई देखो, आधा पेज का पेपर है, नीचे आधा प्रश्न जो है एक पेज में आए हुए हैं। तो नीचे प्रश्न में कथन और उसके बाद 1, 2, 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें कौन से कथनों में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुकरण करता है। कथन एक है, पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका आयतन होता है। ज्ञान पानी की तरह होता है जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता है। सब में से क्या होगा इसका उत्तर? ये 2 कथन है, 3 निष्कर्ष दिए गए जी। तो 1 और 2 दोनों अनुसरण कर रहे हैं सर। जी, डी ऑप्शन, पहला और दूसरा दोनों अनुसरण कर रहे हैं। 142 का डी होगा। 143 नंबर प्रश्न मैं ले रहा हूं, छोटा सा प्रश्न है, आसान सा। वह विकल्प चुने जो दिए गए संयोजन की दर्पण छवि से काफी मिलता जुलता। इसकी दर्पण छवि बतानी है। दर्पण यानी सीसा यहां से रखना है। जी। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा 143 में क्वेश्चन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए सही है जी। 144 पता लगाएं कि आकृति एक्स में दिए गए टुकड़ों से 1, 2, 3, 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? तो आपका 144 नंबर में आपका आंसर हो जाएगा ये आपका 2, यानी आपका बी हो जाएगा आंसर। बी ऑप्शन, बी हो जाएगा आंसर जी। 144 का बी सही है जी। ठीक है। 145 4 विकल्पों से पता लगाएं कि पारदर्शी सीट को बिंदुदार रेखा से मुड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा। सीट मोड़ना है जी सर, आपका हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर जी। तीसरा सी हो जाएगा। ए बी की बहन है। 146 नंबर प्रश्न लेते हैं। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है और ई डी की माँ है। ऐसा तो भैया रीजनिंग नहीं हो सकता है। तो डी, तो आपका पोती आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर होगा डी। उत्तर क्या होगा? डी। 147 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम होगा? थकान, रात, दिन, नींद, काम। सर दिन होगा तो काम होगा, काम के बाद थकान होगा, थकान के बाद रात में नींद ली जाएगी। अच्छा जी। तो मतलब 3, 5, 1 2, 4 3, 5, 1 बी ऑप्शन सही होगा। 147 सॉरी दिन होगा 3, 5 1 2 4, तो बी ऑप्शन सही होगा जी सर, है ना। 147 का दोस्तों बी बी सही हो जाएगा। 148 लेते हैं। हाँ। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है।
यहाँ पर आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न पर एक चीज है, टर्न घूम रही है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। 3 सही आपका आंसर हो जाएगा। एक 148 का दोस्तों सी होगा। 149, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर 2 मिनट में दोगुनी हो जाती है। नहीं सर, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी भरेगी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता होगा हर क्लासों में मैंने एक क्वेश्चन को लिखित तौर से सॉल्व कराया है। मैंने कहा था कि एक टोकरी में कुछ अंडे हैं, यहाँ पर सिर दिया है, जब हर मिनट में दुगुना होता है तो पिछले सेकंड में आधा हो जाएगा। तो अगर पूरी टोकरी 1 घंटे में भर जाती है तो 1 मिनट पहले आधी हो जाएगी, यानी आपका 59 हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी सही जी। 150 अंतिम क्वेश्चन, सरल करें, बड़ा सरल सा प्रश्न है। ये भी वही है सर, काको पहले काटिए अता पीछे 2 भाग। तो इसको सॉल्व करने पर आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी 2 सही 1/20। 2 सही 1/20। इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि 150 प्रश्नों की यह जो श्रृंखला थी, ये बुद्धा कोचिंग सेंटर के ऑफलाइन कक्षाओं में पढ़ाई गई श्रृंखला से बिल्कुल मिलती जुलती है। मुझे आशा है कि शाम का आज का जी प्रश्न पत्र है वो भी बिल्कुल हूबहू मिला हुआ है, उसको भी हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। और कल के लिए विद्यार्थियों निश्चित रूप से बुद्धा कोचिंग सेंटर के नोट्स को पढ़िए, उसकी सीट्स को पढ़िए, उसकी क्लासेस को रिवाइज करिए, सफलता मिलेगी, वर्दी आप लोगों को मिलेगी। और दोस्तों ये जो सीट हम लोग देते हैं सर, ये सीट, इस सीट से हर साल प्रश्न लड़ते हैं, और इस साल भी लड़े हैं, इस बार भी लड़ा है, शाम को भी लड़ा है और कल भी लड़ेगा, 100% लड़ेगा। तो इसको भी जरूर दोहराएं, और जो एक्स्ट्रा क्लासेस पढ़ाई गई हैं उसको भी दोहराइए। यूपी स्पेशल का कोई प्रश्न छोड़िएगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, हम लोगों को सुनने के लिए। इस प्रकार विद्यार्थी हम लोग देख रहे हैं जो क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल आपके बुद्धा कोचिंग के पढ़ाए हुए प्रश्न आए हुए हैं। और मैं इस प्रश्न को ओवरऑल भी में अगर मैं बताऊं, जो विद्यार्थी 180 से लेकर 190 के बीच में रहेंगे उनका सिलेक्शन निश्चित होगा। मैं आज ही बता दे रहा हूं, मतलब जो 90 क्वेश्चन के आसपास क्रॉस करेंगे जी, 180 नंबर से जो लड़के पाएंगे वो श्योर होंगे, और ज़्यादा गलतियां करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। यदि वो कट पीट के 180 नंबर पहुंच रहे हैं तो जनरल में सिलेक्शन वो ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद सर।